सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करना, एंड दैट इज योर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, आगे हम लोग बात करेंगे कि किस एग्जाम में क्या वेटेज होता है, क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आपको पता होगी कि ये जो सब्जेक्ट होता है जिसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या कई यूनिवर्सिटीज में सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लें इंडिया में होने वाला, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज जो आपको मिलेगा वो इस सब्जेक्ट का मिलता है, जिसको हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इसका। जरा पहले तो इस सब्जेक्ट के बारे में समझें, इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक बात करें कि ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। दो कारण है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के। जो दूसरा कारण है वो तो ये है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और जो पहला कारण है वो क्या है, व्हाट इज द मेजर रीजन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसको हम जियो टेक्निकल कहते हैं। एक सिंपल सी बात समझिए, बहुत ही बेसिक बात, कि भाई दुनिया जहां में कोई सा भी स्ट्रक्चर आप देखो, चाहे वो रोड हो, चाहे घर हो, चाहे ब्रिज हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर, अल्टीमेटली उस स्ट्रक्चर का वेट कहां पर आ रहा है, सॉइल के ऊपर आएगा। आप सोच के देखो, आप दिमाग में कोई सा भी स्ट्रक्चर ले आओ, हर स्ट्रक्चर का वेट सीधे सीधे कहां पर पहुंच रहा है, सॉइल के ऊपर में। अब मुझे उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को एक डिजाइन करना है, तो बिल्डिंग के लिए मुझे फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। अब अगर फाउंडेशन बनाना है, भाई हर स्ट्रक्चर का फाउंडेशन होगा ना, अब अगर मुझे फाउंडेशन बनाना है तो भैया जिस मिट्टी के ऊपर में ये स्ट्रक्चर आने वाला है, जिस मिट्टी के ऊपर में ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होने वाला है, वो मिट्टी इस स्ट्रक्चर के वेट को बियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये जानना तो हमारे लिए जरूरी है ना, कि भैया वो स्ट्रक्चर का वेट मेरी मिट्टी बियर कर पाएगी कि नहीं। ये कैसे पता लगाऊंगा? इस चीज को पता लगाने के लिए भैया मुझे सॉइल के बारे में जानना जरूरी है। सॉइल का नेचर पता करना पड़ेगा, मुझे सॉइल का बिहेवियर पता करना पड़ेगा, सॉइल की प्रॉपर्टीज पता करनी पड़ेंगी। ये सब चीजें जब मुझे पता चलेंगी, उसके बाद सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल के नेचर, सॉइल के बिहेवियर के हिसाब से मैं उस सॉइल के ऊपर किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करूंगा। तो भैया स्ट्रक्चर डिजाइन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिस लोकेशन पर आप उस स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं वहां की मिट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और मिट्टी की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए यह सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर सॉइल मैकेनिक्स। चलिए, अगर मैं सिलेबस के लिए बात करूं, सिलेबस पे आऊंगा अभी आराम से, लेकिन अगर आप गेट का सिलेबस उठा के देखेंगे तो सॉइल मैकेनिक्स के सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है। मतलब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स क्या है और फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है, इसका डिटेल तो आपको जैसे जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे आपको ये चीजें समझ में आती जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी कि आपको स्ट्रक्चर अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो जिस मिट्टी के ऊपर में ये स्ट्रक्चर बनने वाला है उस मिट्टी की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उस मिट्टी का बिहेवियर पता होना चाहिए, उस मिट्टी का नेचर पता होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें मुझे पता करनी है, सॉइल का नेचर, बिहेवियर, प्रॉपर्टी, इसके लिए मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूं, दैट इज द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ही होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, कई यूनिवर्सिटीज में नाम चलता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग नाम से, कई यूनिवर्सिटीज में चलता है सॉइल मैकेनिक्स का नाम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। गेट के सिलेबस के हिसाब से इस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया है गेट वालों ने। गेट का सिलेबस अगर आप उठा के देखेंगे तो दो पार्ट में आपको मिलेगा, पहला पार्ट सॉइल मैकेनिक्स, दूसरा पार्ट जियो फाउंडेशन इंजीनियरिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या होता है सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन, वो तो जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। खैर, इस सब्जेक्ट का फायदा क्या मिलने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल क्या फायदा है वो तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर बनाने से पहले सॉइल की प्रॉपर्टी पता करना जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा मिलने वाला है जरा बात करते हैं। ये जो आप यहां पर जो सॉइल मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे, जिसको मैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी कह रहा हूं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको इतने सारे एग्जाम्स में फायदा होने वाला है। आप जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जिस सेमेस्टर में सॉइल मैकेनिक्स आपको आएगा, सेमेस्टर के एग्जाम्स में तो फायदा होगा ही होगा, नो डाउट। गेट की बात करें,
गेट में नो डाउट फायदा होना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री मेंस दोनों में फायदा रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की परीक्षा में अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल चूज किया है तो वहां पर भी जियो टेक्निकल का वेटेज सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। स्टेट लेवल की कोई पीएससी है, मध्य प्रदेश पीएससी, राजस्थान पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, किसी भी स्टेट की कोई पीएससी की परीक्षा है, वहां पर भी आपको फायदा मिलने वाला है। जेई लेवल का कोई सा भी एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो जिसको हम एसएससी के नाम से जानते हैं, या फिर किसी स्टेट लेवल की जेई की एग्जाम हो, हर जगह पर आपको इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। क्या वेटेज होता है मैं बताता हूं। तो अगर मैं बात करूं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करता हूं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मान के चलिएगा करीब करीब 12 से 15 नंबर के आसपास का वेटेज आपको मिलेगा जियो टेक्निकल का। आप समझ सकते हैं कि गेट का अगर आप बाइफरकेशन देखें नंबर्स का, तो 15 नंबर का तो एप्टीट्यूड हो गया था, 13-14 नंबर का मैथ्स आता है, मोटा मोटा मैं मान लेता हूं कि 30 नंबर का तो एप्टीट्यूड मैथ्स हो गया। जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स बचे वो बचे कितने नंबर के? 70 नंबर के, 70 मार्क्स के। 70 में से 12 से 15 नंबर सॉइल मैकेनिक्स के हैं। आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20% वेटेज है, ऑलमोस्ट 20%। तो आप समझ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी हो जाएगी इस गेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2 फेज में ली जाती है, प्री और मेंस। तो अगर मैं प्री की बात करता हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो करीब करीब आपको 20 से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स के प्री के एग्जाम में। और अगर मेंस की बात करता हूं तो मेंस में भी करीब करीब आपको 50 से 60 नंबर का जियोटेक मिलेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि कितना खतरनाक वेटेज होता है इस सब्जेक्ट का। गेट में 12 से 15 नंबर आउट ऑफ 70, क्योंकि 15 का मैथ्स और 15 का एप्टीट्यूड, इसको तो मैं नॉन टेक्निकल में मान रहा हूं। जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके हैं, सिविल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कि 70 नंबर के आसपास के मिलेंगे आपको, 70 में से 12 से 15 नंबर का मिलने वाला है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग गेट के एग्जाम में। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन और मेंस में करीब करीब 50 से 60 नंबर का आएगा। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी बहुत अच्छा खासा वेटेज मिलेगा। स्टेट पीएससी जेई लेवल के एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी मतलब सेंट्रल लेवल का जेई का एग्जाम, या फिर स्टेट लेवल के जेई के एग्जाम की बात करूं, तो इन सभी एग्जाम्स में भी जियो टेक्निकल का वेटेज अच्छा खासा होता है। थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, तो जियो टेक्निकल का वेटेज बहुत अच्छा खासा माना जा सकता है इन सभी परीक्षाओं में। मैं यहां पर तो बात सिर्फ गेट और ईएससी के ही वेटेज की किया हूं, बाकी इन सारे एग्जाम्स में भी जियो टेक्निकल का वेटेज बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं कि जिस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को हम पढ़ेंगे आगे, वहां पर मैं किस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, हम लोग किस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो वो याद रखिएगा, हम गेट के सिलेबस को बेंचमार्क मानेंगे। गेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से हम हमारे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि यहां पर इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले या जेई वाले या आईएएस वाले इस कोर्स को नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए, कंसेप्ट तो वही रहना है भाई। अगर सॉइल मैकेनिक्स जो गेट में है, जो कंसेप्ट गेट में है, वही कंसेप्ट तो बाकी एग्जाम्स में भी होगा ना। अंतर क्या आता है? अंतर आता है क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस के लेवल का अंतर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जेई की एग्जाम की बात करूं, चाहे स्टेट लेवल की चाहे सेंट्रल लेवल की, तो जेई के एग्जाम में जो सॉइल मैकेनिक्स के सवाल पूछे जाएंगे वो सीधे फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सीधा सीधा, मतलब 2 लाइन में कोई फॉर्मूले में, जैसे फॉर एग्जांपल A = B+C है, A और B की वैल्यू दे देगा, C की वैल्यू पूछ लेगा। ये लेवल रहेगा जेई के एग्जाम्स का। गेट के एग्जाम का लेवल एक अलग ही लेवल होता है। तो यहां पर जो हमारा डिस्कशन होगा आगे इस सब्जेक्ट का, वहां पर हम गेट के सिलेबस को बेंचमार्क मान के ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस डिस्कशन का फायदा बाकी परीक्षाओं में भी आप उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जेई लेवल की एग्जाम के लिए आप इस कंटेंट को जो मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं नो डाउट। हाँ, लेकिन एक बात मैं अभी से क्लियर कर दूंगा कि जेई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकता है मैं डिस्कस ना करूंगा। 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं कि डिस्कस हो जाए हर चैप्टर में, लेकिन जेई के क्वेश्चंस वाला जो लेवल है, उस लेवल के क्वेश्चंस को हम जनरली डिस्कशन क्या
पार्ट नहीं बनाएंगे। हमारे जो डिस्कशन का पार्ट रहेगा वो गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। तो वेटेज मैंने आपको बता दिया है, 12 से 15 नंबर करीब करीब आपको मिलेंगे गेट में, जियोटेक के, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन, और मेंस में करीब करीब 50 से 60 नंबर का आपको जियो टेक्निकल मिल सकता है। इससे ज्यादा का भी हो सकता है। अगर मैंने 12 से 15 बोला है तो इसका यह मतलब नहीं है कि 12 से कम या 15 से ज्यादा नंबर का नहीं पूछा जा सकता। यह मैंने एक एवरेज वेटेज बताया है आपको, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में सॉइल का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, यह मान के चलना है आपको। चलिए, ये तो बात हो गई वेटेज वगैरह की, और मैंने यह भी आपको बता दिया है कि जो हमारा डिस्कशन रहेगा आगे इस सब्जेक्ट का, दैट विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ योर गेट एग्जाम। गेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस सब्जेक्ट को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें भाई, अब सिलेबस क्या है। तो यहां पर जो सिलेबस मैंने लिखा हुआ है वो गेट का है। जो गेट का कंटेंट है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। तो टोटल मैंने उस सिलेबस को 16 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। टोटल 16 यूनिट्स मैंने यहां पर रखी हैं। पहला यूनिट, बट ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहला यूनिट तो इंट्रोडक्शन ही होता है। गेट में यह शब्द लिखा नहीं मिलेगा आपको कि इंट्रोडक्शन तो लिखा ही नहीं सर गेट में, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ही नहीं हम। भाई सब्जेक्ट का मतलब तो समझ में आए, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक तो समझ में आए, उसका बैकग्राउंड तो पता चले, उसके लिए इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दूसरा चैप्टर जो मैं देखूंगा दैट इज द फेज रिलेशनशिप ऑफ द सॉइल। मैं इन यूनिट्स का, ये जो जिन 16 यूनिट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है मेरा सिलेबस, इन यूनिट्स का एक कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूनिट कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जरा एक एक यूनिट का छोटा छोटा डिस्कशन कर लेते हैं। फेज रिलेशनशिप ऑफ द सॉइल। इंट्रोडक्शन में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें तो मैं ये देखूंगा कि भैया मेरी जो सॉइल है वो बनी कैसे, इस धरती पर सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो सब बातें हम इंट्रोडक्शन में कर लेंगे। फिर उस सॉइल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे अगले 2 चैप्टर में, जिसको मैं फेज रिलेशन और इंडेक्स प्रॉपर्टीज का नाम दे रहा हूं। ये दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर के रूप में भी देख सकते हैं आप, लेकिन मेरा जब मैं पढ़ाऊंगा, जो हमारा कंटेंट रहेगा उसमें मैं 2 अलग अलग चैप्टर्स के रूप में देखूंगा, फेज रिलेशन एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज। दोनों में हम सॉइल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज के इंटर रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। फिर आएगा सॉइल क्लासिफिकेशन। भैया सॉइल के कुछ नाम होते हैं ना, किसी सॉइल को ग्रेवल बोलते हैं, किसी को सैंड बोलते हैं, किसी को क्ले बोलते हैं, किसी को सिल्ट बोलते हैं। कैसे, क्यों इस सॉइल को मैं सैंड बोल रहा हूं, क्यों इसको ग्रेवल, क्यों इस सॉइल को क्ले, और क्यों किसी दूसरी सॉइल को सिल्ट बोलता हूं। कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना इन चारों सॉइल में। तो मैं वही चीज देखना चाहूंगा इस चैप्टर में कि मैं सॉइल को किस बेस पर और किस तरीके से क्लासिफाई करता हूं। दैट विल बी आवर 4th चैप्टर, दैट इज सॉइल क्लासिफिकेशन। 5वें चैप्टर पे आएंगे तो दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण सॉइल के अंदर में से पानी का फ्लो हो सकता है, इनफैक्ट किसी भी लिक्विड का फ्लो हो सकता है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है वो प्रॉपर्टी, वो सारी बातें परमिएबिलिटी में पढ़ेंगे। फिर जो अगला यूनिट आएगा आपका, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। ये इफेक्टिव स्ट्रेस की कहानी, अभी मैं इफेक्टिव स्ट्रेस का डेफिनेशन अगर आपको बता भी दूं तो वो समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो समय आने पर बात करेंगे। अभी बात करना सही नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब आप अभी आज की स्थिति में समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, परमिएबिलिटी के बाद की जो यूनिट्स हैं, चाहे इफेक्टिव स्ट्रेस हो, चाहे सीपेज हो, चाहे कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन को चलिए छोड़ भी दें अगर, शियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को, इस इफेक्टिव स्ट्रेस के कंसेप्ट्स को मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में रेगुलरली यूज करूंगा। तो यह चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा? इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सीपेज। सीपेज क्या है? सॉइल के अंदर में जो पानी का फ्लो हो रहा था, किस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा था? परमिएबिलिटी के कारण।
भैया अगर मेरी सॉइल परमिएबल नहीं होती तो सॉइल के अंदर में से पानी का फ्लो नहीं होता। तो परमिएबिलिटी तो वो प्रॉपर्टी थी जिसके कारण सॉइल के अंदर में से पानी का, इनफैक्ट किसी भी लिक्विड का फ्लो हो रहा था। और ये जो फ्लो हो रहा है, उस फ्लो के प्रोसेस को, उस एक्शन को मैं सीपेज का नाम देता हूं। तो सीपेज इज नथिंग बट इट इज द फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द सॉइल। सॉइल के अंदर में जो पानी का फ्लो हो रहा है उसको मैं सीपेज कहता हूं। क्यों हो रहा है ये फ्लो, ये समय आने पे समझेंगे। फिर बात आती है कंसोलिडेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या होता है कंसोलिडेशन, समझेंगे समय आने पर। देन वील टॉक अबाउट द कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। 9th यूनिट जो आपका रहेगा उसको मैं कॉम्पैक्शन का नाम देता हूं। कंसोलिडेशन भले ना समझ पाए हम आज की डेट में, आज की डेट की बात कर रहा हूं, आगे तो समझ ही जाओगे, लेकिन कॉम्पैक्शन तो पता होता है ना। किसी भी चीज को कॉम्पैक्ट करना है, दैट मीन्स क्या करना है। अगर आप किसी चीज को कॉम्पैक्ट कर रहे हो तो क्या खत्म कर रहे हो उसके अंदर की, उसके अंदर की हवा खत्म कर रहे हो। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम एनी मटीरियल इज नोन एज कॉम्पैक्शन। तो मैं सॉइल के अंदर की हवा बाहर निकालूंगा इस चैप्टर में, कॉम्पैक्शन में। फिर आता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, सॉइल की ताकत। शेयर का मतलब क्या है, ये शेयर की कहानी क्या है, ये समझेंगे आगे आके। लेकिन अभी फिलहाल में शेयर स्ट्रेंथ का मतलब ताकत समझिए। स्ट्रेंथ का मतलब तो हमको पता है ना, ताकत होता है। तो शेयर स्ट्रेंथ एक प्रकार की ताकत है सॉइल की। ये शेयर क्या है, कैसे प्रोड्यूस हुआ, समय आने पे ये बात भी आपको समझ में आएगी। फिर आता है अर्थ प्रेशर थियरी। यहां पे अर्थ का मतलब धरती नहीं है, यहां पे अर्थ का मतलब सॉइल ही है। सॉइल इज इक्विवेलेंट टू अर्थ। तो अर्थ प्रेशर थियरी बोलूं या सॉइल प्रेशर थियरी बोलूं, एक ही चीज है। अर्थ प्रेशर थियरी में हम सॉइल के प्रेशर की बात करेंगे। किसके ऊपर, एक रिटेनिंग वॉल है, सपोज करिए। क्या होती है रिटेनिंग वॉल, इतना तो समझते हैं। ये रिटेनिंग वॉल है, इसके पीछे सॉइल है। ये सॉइल इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर में प्रेशर लगा रही होगी, दैट इज नोन एज अर्थ प्रेशर। तो ये प्रेशर कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, कितना लग रहा है, यह बात होगी अर्थ प्रेशर थियरी में। फिर आता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है भैया, मैंने सॉइल के ऊपर में लोड कहां पर लगाया, ग्राउंड लेवल पे या फिर फाउंडेशन लेवल पे। सॉइल पे जो लोड आएगा वो ग्राउंड लेवल पे या फिर फाउंडेशन लेवल पे आएगा। उस लोड का असर नीचे की तरफ भी तो जाएगा। सॉइल से नीचे की तरफ जैसे जैसे आप जाते जाएंगे, सपोज करिए ये वो बेस है सॉइल का, ये लोड लगाया मैंने सॉइल पर, तो इस लोड का असर सॉइल के नीचे भी तो देखने मिलेगा मुझे। तो वो असर कैसे देखने मिल रहा है, वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे। फिर आता है स्लोप स्टेबिलिटी। स्लोप स्टेबिलिटी क्या है भैया, सुना होगा आपने, जो हिल स्टेशंस वगैरह होते हैं, जनरली उत्तराखंड वगैरह में आप सुनते होंगे, जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होता है वहां पे, पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी गिरना चालू हो जाती है। इसका मतलब यह रहा कि अगर ये मेरी स्लोप है तो यहां पे जो सॉइल है ये किस कंडीशन में स्टेबल रहेगी। भाई आप एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे जैसे ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, कहीं ना कहीं मेरी स्टेबिलिटी पे तो खतरा आएगा। तो ये सॉइल, यहां पे जो सॉइल है इस स्लोप में, वो कैसे, किस कंडीशन में स्टेबल है, वो बात मैं करूंगा स्लोप स्टेबिलिटी में। फिर बात आती है भैया फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन मैं दो तरीके से जानता हूं, इतना तो जानते ही है ना, फाउंडेशन दो तरीके के होते हैं, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो शैलो और डीप फाउंडेशन क्या होता है, उसके पीछे क्या कहानी है, वो सारी बातें हम यूनिट नंबर 14 एंड 15 शैलो और डीप फाउंडेशन में करेंगे। और उसके बाद कुछ छोटे मोटे बचे हुए टॉपिक्स जो है उसको मैं मिसलेनियस में कंसिडर करेंगे हम लोग। मिसलेनियस टॉपिक्स में इन मेन टॉपिक्स के अलावा जो छोटे मोटे टॉपिक्स बच जाएंगे, उन सारों को मैं इस मिसलेनियस में कवर अप करूंगा। ये जो सिलेबस हमने डिजाइन किया है, हमारी जो स्टडी होगी आगे, हमारा जो डिस्कशन होगा आगे, वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। एक एक यूनिट्स को पढ़ते चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझते चलेंगे और उस कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल भी करते चलेंगे। ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे, जब आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, करीब करीब हम
250 से 300 क्वेश्चंस के आसपास की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। एंड आई थिंक कि 250 से 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट होती है किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो करीब करीब 250 से 300, आंकड़ा आगे भी जा सकता है ना। मैं एक ये टेंटेटिव बता रहा हूं, एक फिक्स फिगर बता दूंगा तो फिक्स फिगर का कोई गारंटी होती नहीं है। तो मैंने एक टेंटेटिव आपको बताया है कि 250 से 300 क्वेश्चंस के आसपास की प्रैक्टिस आपको यही क्लास में मिलेगी। क्वेश्चंस 300 के ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये बात हो गई सिलेबस की। अब दिख तो रहा है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, तो इन जो यूनिट्स आपने लिख रखी इसकी इंपॉर्टेंस भी बताओ कि भाई कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, ये बात भी तो जाननी जरूरी है ना। टोटल वेटेज, क्योंकि ये गेट का सिलेबस ही लिखा हुआ है मैंने, तो टोटल वेटेज 12 से 15 नंबर के आसपास का आपको मिलने वाला है सॉइल मैकेनिक्स का। अगर मैं वेटेज की बात करता हूं यूनिट वाइज, तो ये फेज रिलेशनशिप और इंडेक्स प्रॉपर्टीज नाम का जो चैप्टर आप देख रहे हो, हालांकि ये दो अलग अलग यूनिट्स के रूप में ही पढ़ेंगे हम, लेकिन ये है एक ही, है ना। तो इन दो यूनिट्स को मिला के आउट ऑफ 5 मैं 5 में से 5 स्टार देता हूं। बाकी किसी यूनिट से सवाल पूछे जाएं या ना जाएं, लेकिन इस दो यूनिट से मिला के सवाल गेट में पूछा ही जाएगा 100% की गारंटी के साथ। और इन दो चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि आगे का जो पूरा सॉइल मैकेनिक्स है वो इन दो चैप्टर्स के कंसेप्ट पे ही बेस्ड होने वाला है। अगर ये दो चैप्टर्स नहीं समझ में आए तो आगे का सॉइल मैकेनिक्स समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन दो चैप्टर्स को आगे का सिलेबस समझने के लिए भी पढ़ना है, प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इन सारों के कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही दो होने वाले हैं। तो इसलिए इन दोनों चैप्टर को मिला के मैंने 5 स्टार की रेटिंग दी है। सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो आउट ऑफ 5 मैं इसको 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। रेटिंग के हिसाब से आप समझ जाएंगे वेटेज क्या हो सकता है, किसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो सकती है। परमेबिलिटी, इसको भी 3 स्टार। इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूं तो ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आगे की ये जो सॉइल मैकेनिक्स के सिलेबस मैंने लिखा हुआ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको 5 स्टार में से 5 दूंगा, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे इसको। सीपेच इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार देंगे इसको। कंसोलिडेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 में से 5 स्टार ले लीजिए। कॉम्पैक्शन ठीक ठाक है, 3 स्टार दे देते हैं, 2.5 स्टार देता हूं, है ना। तीसरे स्टार बाय 2 है मतलब 2.5 स्टार। शेयर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट, शेयर स्ट्रेंथ को दूंगा 5 स्टार। अर्थ प्रेशर बताया मैंने आपको होता क्या है, अगर वेटेज के हिसाब से बात करूं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है तो ठीक ठाक है, 3.5 स्टार। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल नहीं भी पढ़ के जाओगे बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा एग्जाम में, इसलिए इसको मात्र 2 स्टार। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। स्लोप स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, 3 दे देते हैं। शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन की बात करूं तो इन दोनों को, क्योंकि ये एक ही बात है, भाई भाई हैं दोनों, एक शैलो है एक डीप है, तो इन दोनों को मिला के 5 में से 5 स्टार दिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और मिसलेनियस में छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स आएंगे तो इसको चलो 2 स्टार दे देते हैं। तो ये करीब कुछ वेटेज रहा। अब बोलोगे सर इंट्रोडक्शन का तो वेटेज ही नहीं दिया, तो इंट्रोडक्शन भाई पढ़ना जरूरी है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2 स्टार लेके काम कर लेंगे इसको। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। मैंने यूनिट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर दिया है, हालांकि इस इंट्रोडक्शन से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा कि आपको चैप्टर ही समझ में आ जाए। जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर पे पहुंचेंगे तो हर चैप्टर का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी। जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर पे प्रोसीड करते जाएंगे आपको इस पूरे
सिलेबस का मतलब ये जो सिलेबस में बातें लिखी हुई हैं, इसका कहीं ना कहीं इन चीजों को आप प्रैक्टिकली कोरिलेट करना सीखते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तो हमको यह भी जानना है ना कि भैया जिस सॉइल के बारे में मैं बात करने वाला हूं आगे, वो सॉइल बनी कैसे, वो इस धरती पर आई कहां से, वो इंट्रोडक्शन में कर लेंगे। वो बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए मतलब हम सबके लिए। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। एक्चुअल कहानी तो यहां फेज रिलेशनशिप से चालू होगी और वो आगे बढ़ते जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेज रिलेशनशिप और इंडेक्स प्रॉपर्टीज नाम का जो चैप्टर मैंने यहां पर लिख रखा है, फेज रिलेशनशिप, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ये दो चैप्टर इस पूरे सॉइल मैकेनिक्स को अफेक्ट करने वाले हैं। ये दो चैप्टर नहीं समझ में आए, ऐसा होगा नहीं खैर, लेकिन इन जनरल बता रहा हूं कि अगर इन दो चैप्टर्स में दिक्कत रही तो आगे के सॉइल मैकेनिक्स में दिक्कत आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस का टॉपिक है, इन दो के अलावा जैसे ही आप इस इफेक्टिव स्ट्रेस से आगे बढ़ेंगे, ये दो तो आपका पीछा यहां तक नहीं छोड़ने वाले हैं, यहां से इफेक्टिव स्ट्रेस भी इनके साथ हो लेगा। तो यहां से लेके 7वीं यूनिट से लेके आखिरी तक ये दो प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस, इन तीन चीज का कंसेप्ट आपको यूज में आएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस। सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया। एग्जाम में किस एग्जाम में कितना वेटेज होगा वो भी मैंने आपको बताया। सिलेबस जो यहां पर लिखा हुआ है, दिस सिलेबस इज एज पर द गेट सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्योंकि हमारा जो कंटेंट रहेगा, हम जो स्टडी करेंगे, हम जो डिस्कशन करेंगे, दैट विल बी एज पर द स्ट्रिक्टली एज पर द सिलेबस ऑफ गेट एग्जाम। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कंटेंट से एसएससी वालों को, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को या स्टेट पीएससी वालों को फायदा नहीं होगा। फायदा सबको होगा, क्योंकि कंटेंट तो वही है, सिलेबस तो वही है। 19-20 सिलेबस में कोई फर्क नहीं होता है, फर्क आता है क्वेश्चंस के लेवल में। तो अगर हम गेट के लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये तो हम मान के चल सकते हैं ना कि उसके नीचे के जितने भी लेवल से वो ऑटोमेटिकली कवर हो ही रहे हैं हमारे। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री का लेवल भी गेट से कम ही होता है। भले ऐसा माना जाता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत बड़ी परीक्षा है, नो डाउट बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन अगर क्वेश्चंस के लेवल की बात करूं तो गेट के क्वेश्चंस का लेवल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल के कंपैरिजन में ऊंचा होता है। तो भाई हम कंसेप्ट्स तो एकदम जो जीरो लेवल होता है वहां से पढ़ेंगे, जो बॉटम मोस्ट लेवल हो सकता है किसी भी टॉपिक का, वहां से हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसको गेट के लेवल तक पहुंचा देंगे। तो जीरो से गेट पहुंचा तो आपका सेमेस्टर भी आ जाएगा, इसके अंदर में एसएससी भी आ जाएगा, पीएससी भी आ जाएगा, ईएससी भी आ जाएगा। बॉटम से लेके टॉप तक जाएंगे तो बाकी सब चीज तो कवर हो ही रही ना आपकी। तो सारा कुछ होगा यहां पे, बट द सिलेबस विल बी एज पर योर गेट सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये था सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर एज अ स्टूडेंट आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गाइडेंस चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो यू कैन इजिली कॉल ऑन 8839732518। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6232557474। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, और इसके ऊपर जो नंबर है 8839732518, दिस इज द नंबर जिस पे आप कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। रही बात ये सिलेबस क्या था वो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम की इंपॉर्टेंस बता दी, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बता दी, सारी कुछ बातें हो गई। अब जो एक बात बची है वो ये है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, ये तो एक बेसिक एक इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस की बात हो गई, वेटेज की बात हो गई। अब अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करेंगे। और पढ़ना कहां से चालू होगा? आपका इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन देखेंगे भैया सॉइल का, सॉइल कहां से आई, कैसे बनी, कितनी बनी, क्यों बनी, वो सारी बातें होंगी वहां पर। और जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे हमारे कंटेंट पे, कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों को प्रैक्टिकली कोरिलेट भी कर पाएंगे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे पहले चैप्टर के साथ, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू।